हमारी जो मेहमान शख्सियत है गिलगित बल्तिस्तान में ताल्लुक़ रखने वाले एक सादत दिन सर एक्टिव प्लानिंग यहाँ पर भी रहे गिलगित बल्तिस्तान में। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन के चीफ के तौर पर भी उन्होंने खदमात अंजाम दी है। वहाब में अहम इंतज़ामी अहदों पर उन्होंने खदमात अंजाम दी है और एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए 370 अरब रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया था। और अगर अमाउंट और इसके फिगर को देखा जाए तो ये एक वाकई में एक तारीखी लगता है, लेकिन कुछ सवालात लोगों के जहनों में मौजूद है कि क्या इतनी बड़ी रकम जो 5 साल में जो सोशल इकनॉमिक प्लान के तहत उन्होंने 5 साल में 370 अरब रुपए यहाँ पर खर्च करने का ऐलान किया है, तो क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? तो अब्दुल हमीद बलगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जीवा ऑनलाइन के लिए वक्त निकाला। तो सर बताएगा कि 370 अरब रुपए क्या वाकई में इसकी कोई हकीकत है, ये इम्प्लीमेंट कर पाएगी वो वफाकी हुकूमत? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने राय के इजहार का मौका दिया। ये 350 आप बिलियन के बता रहे हैं? बिलियन बिलियन 370 बिलियन अरब रुपए। अच्छा, ये जो है, चूंकि ये जैसे कि प्रोग्राम का नॉमेनक्लेचर है, ये इंटीग्रेटेड प्लान है। इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इसमें फेडरल मिनिस्ट्रीज, प्रोविंस, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हैं। तो अगर ये प्लान और 5 ईयर्स अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स अगर इसमें शामिल हैं, तो अगर लैंड मिनिस्ट्रीज जो डिवीजन या महकमे, उनके अगर कैपेसिटी अगर हो और फंडिंग एनुअल एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे, तो इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पे जो एक सब्सिडी हमारे जो एक मैं मिसाल पेश करता हूँ, यहाँ पे जो गंदम सब्सिडी है 7 अरब रुपए, उस पे हर गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाता है कि ये 7 अरब रुपए आप खत्म करें। तो 770 अरब रुपए किस तरह मैनेज कर पाएंगी वफाकी हुकूमत? ये चूंकि जैसे कि हमें जो डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है कि एक इंटीग्रेटेड प्लान है। एक तो इसमें हमारे अपने जो लोकल जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो ब्लॉक एलोकेशन है, जिसके तहत ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वापडा कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को मुख्तलिफ सोर्सेज से इसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज में कैपेसिटी की कमी हो या एनुअल एलोकेशन अगर प्रॉपरली होता ना रहे प्लानिंग कमीशन की तरफ से, तब जाके इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में 370 बिलियन की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान में रुकावटें आ सकती है। बलगारी साहब, गुलाम अब्बास अर्ज कर रहा हूँ। जैसा कि आप प्लानिंग कमीशन में ये सारी चीज़ें देखते रहे हैं, प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और दीगर मामलात से आप बखूबी वाकिफ़ भी हैं, और आप माशाल्लाह से जीबी में भी सर्व कर चुके हैं, जीबी के मामलात भी आप जानते हैं। ये जो इन्होंने 5 साला मंसूबा है, ये 370 अरब जो है वो उन्होंने 5 साल में खर्च करने हैं। यानी एक साल में 74 बिलियन रुपीस का एक साल का है। अब पीटीआई के पास 2 साल मुश्किल से रहता है। तो अब अगल जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो इसका क्या हाल करेगा, वो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये कि 2 साल में इन्होंने ये ऐलान करके हमने तारीखी पैकेज गिलगित बल्तिस्तान के लिए ऐलान किया है। इससे पहले हम देखते रहे कि 1400 अरब रुपए इन्होंने कराची के लिए, और इसी तरीके से अब वो बलूचिस्तान के लिए, सब जगह इन्होंने ऐलानात तो करते रहे। लेकिन ये कि इसमें जब हम देखते हैं कि एनुअली है, तो अगर एनुअली अगर हम उन प्रोजेक्ट्स को काउंट करते हैं जो ऑन गोइंग है, जैसा कि इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग है। न्यू तकरीबन सिर्फ 18 प्रोजेक्ट है 130 बिलियन के। तो अब उसको हम कैसे इसको तारीखी कह सकते हैं कि जब ये एनुअली हो और उसमें जो ऑन गोइंग फेडरल गवर्नमेंट के पीएचडीपी के प्रोजेक्ट्स और वहाँ के प्रोजेक्ट सब शामिल हो,
तो इसको फिर हम कैसे कह सकते हैं कि एक तारीखी है और गिलगित बल्तिस्तान की जो है वो तकदीर बदलने वाली है? मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट ने एफर्ट्स की है, इससे पहले भी प्रीवियस मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही है, हर गवर्नमेंट किसी भी इलाके में अगर कोई चीज अपने मंशूर को एडवांस करना हो तो कोई ना कोई पैकेज ले आता है। इसी तरह पीटीआई ने भी एक पैकेज ले आया है। इसमें ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट जैसे कि आपने बताया जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। अब इस पैकेज के होने का फायदा ये होगा कि एक हायर लेवल पे एक कमिटमेंट हमारे पास आ गई है। ये एक अचीवमेंट है जिसका क्रेडिट पीटीआई को हमें देना चाहिए कि भाई हम 370 बिलियन और 5 ईयर्स हम जीबी में खर्च करेंगे। ये एक कमिटमेंट है। अब आगे जाके इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे, ये आप डिपेंड करता है कि जीबी गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग कितनी स्ट्रांग रहता है और इसमें आगे जो रुकावट आएंगे। वंस एक प्रोग्राम को जब प्लान किया जाता है तो उसका सेकेंड स्टेज उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी PC1 वगैरह के अप्रूवल मुख्तलिफ फोरम से लेना होता है। और अगर प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि जो उस PC1 की जो एनुअल फेजिंग है, नॉर्मली प्रोजेक्ट 3-4 साल की एनुअल फेजिंग होता है और इसमें उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है हर साल की जो बजट एलोकेशन, वो जो है जीबी फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड फेडरल फाइनेंस डिपार्टमेंट को इंश्योर करना होगा कि अगर जैसे कि आप अगर सालाना 70 अरब है तो 70 अरब शुड बी प्रोवाइडेड। अगर उसको नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं इस हवाले से एक चीज जो समझता हूँ, इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम प्रोजेक्ट्स पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। पावर के प्रोजेक्ट्स अब ये प्रोजेक्ट्स इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीरी अफेयर्स के बजट हेड में रखा हुआ है। अगर ये उनके हेड में रखते हैं तो एक प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर अफेयर्स एक कोई एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री तो है नहीं है। जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, वाटर एंड पावर है, ये एक कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री है। ये कोशिश करेगा ना जीबी के ही डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड करें, तो इससे एक किस्म के ड्यूअलिटी ऑफ सुपरविजन का इशू आ जाएगा, ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो मेरी इसमें आइडियल बात यह है कि पावर के प्रोजेक्ट्स जो 20-30 मेगावाट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए साल में ही काफ़ी अरबों की एलोकेशन चाहिए, उनकी एक यूटिलाइजेशन के लिए कैपेसिटी चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए। तो जो पावर के प्रोजेक्ट्स इस पैकेज में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के थ्रू एग्जीक्यूट होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होगा और वापडा इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने खुद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं, वो इसी चक्कर में वो 5-5, 6-6 से डिले हो गया कि कभी कहा कि इसको जीबी गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कभी कहा कश्मीर अफेयर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन ये अच्छी तरह इम्प्लीमेंट जो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो करते हैं वो जो है मेरे ख्याल में ये अगर मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर इम्प्लीमेंट कर लें, और इसी तरह अगर हेल्थ में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है या जिस तरह मेडिकल कॉलेज का है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर ले, और एजुकेशन का जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर लें। अभी भी अगर आप गिलगित करदो रोड को देख लें तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है। उन्होंने NHA को फंड एलोकेट किया, ट्रांसफर किया, NHA ने उसको कॉन्ट्रैक्ट किया FWO को। यही मैकेनिज्म जो है, अगर पावर के प्रोजेक्ट्स अगर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को देता है तो वही मिनिस्ट्री अपने सबऑर्डिनेट जो अटैच जो कॉर्पोरेशन है वापडा को दे देंगे। वापडा का एक एक्सपीरियंस है बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। तो जीबी गवर्नमेंट की कोशिश होनी चाहिए कि पावर प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर करे। सर एक और उसमें इशू है कि जैसे कोई 12 के करीब इन्होंने प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए हैं 90 बिलियन का, वो पीपीपी मोड पे हैं। अब आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर आए और इन्वेस्टमेंट करें? तो इससे पहले भी आप भी देखते रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ वो फाइलों में रहे हैं, उसकी मेन प्रॉब्लम जो है उसमें इन्वेस्टमेंट का था, EDB भाग गए हैं, इसी तरीके से और भी जो फंडिंग के इश्यूज रहे हैं। अब ये पीपीपी मोड पे जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि फंडिंग इसको प्राइवेट हो सकती है जीबी में? अच्छा, जहां तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, प्राइवेट सेक्टर में अगर हो सकता है, असल मसला ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होगा या हम करने जा रहे हैं वो बाद में टैरिफ के जरिए रिकवर होना है।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसी सूरत में कामयाब होता है कि कोई भी वेंचर जो आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट की रिकवरी उसकी बेनिफिट से होंगे। अगर रोड का प्रोजेक्ट है तो जो टोल कलेक्शन वगैरह है उनसे उसकी रिकवरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसमें फ्री ऑफ एनकरेजमेंट लैंड प्रोवाइड करता है, और वो जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो या प्राइवेट पार्टनर वो भी बैंक से फाइनेंसिंग लोन रेज कर लेते हैं। तो यहाँ जितने भी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो भी, तो ये अगर सिपेक के अम्ब्रेला के तहत अगर हो जाए और ये हमें इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज या चाइनीज बैंक हमारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर लें और हमारा कोई ऐसा अरेंजमेंट हो कि बाद में हम टैरिफ के जरिए जो रेवेन्यू जनरेट होगा इन पावर प्रोजेक्ट्स के उनके थ्रू हम उनको रीपे करें। ये एक ऐसे इशू, इनसे हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। हम जीबी जो है गारंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स अब लेने से रहे। थ्रू आउट पाकिस्तान जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अब इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं वो एक किस्म के स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। और वो जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव एजेंसी एक कमिटमेंट करता है कि हम अगले 20 या 30 सालों में ये लोन जो है आपको वापस करेंगे। ये एक इशू है जिसमें हमारे जीबी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में ये कैपेसिटी होना चाहिए कि हाउ टू फॉर्मुलेट ए प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। ये एक अहम इशू है। ये आपकी बात सही है कि हम सिर्फ ये कहने से कि एक पैकेज मंजूर हो गया है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक इसकी जो टीजिंग इश्यूज है इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे प्रोक्योरमेंट के इश्यूज आएंगे, साइट सिलेक्शन के इश्यूज आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे और उनके लिए हमें बड़ा अलर्ट रहना होगा, तब जाके हम इस पैकेज का फायदा उठा सकते हैं। अगर फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन ना हो, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म तय ना हो, प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए कोई बैंक तैयार ना हो, तो फिर ये बड़े सेटबैक होगा। सर एक इशू इसमें जैसे कि आपने भी जिक्र किया कोऑर्डिनेशन का, अब एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का इशू आ रहा है। अब जो कश्मीर अफेयर्स के सेक्रेटरी साहब ने अभी हाल ही में इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के एसओपी जारी किए हैं, वो देखते हैं तो हमें लगता नहीं है कि ये प्रोजेक्ट उस तरीके से जैसे बताया जा रहा है आसानी से वहाँ पर एग्जीक्यूट हो सकेंगे, कोऑर्डिनेशन का मसला रहेगा। तो इसका फिर क्या हल निकल सकता है? ये जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का चक्कर है इसका फिर वे आउट क्या है? अब्बास साहब, इसमें जो आप जो इशू जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर का जो उठा रहा है ये बेसिकली एक सिम्टम को शो कर रहा है जो प्रॉब्लम हमारे जीबी के साथ है। हमारे जीबी को फुली फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जो एक प्रोविंस जिस तरह काम करता है उस तरह अभी तक एम्पावर नहीं हुआ, मुझे लगता ही है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर बेसिकली किसी महकमे का जिम्मेदार अफसर होता है, सबसे ऊपर का जो सीनियर मोस्ट अफसर होता है या जो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, जो उस फेडरल की सूरत में फेडरल नेशनल असेंबली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आंसरेबल होता है। अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट है तो प्रोविंशियल पब्लिक अकाउंट कमेटी को आंसरेबल होता है। प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर का रोल ये है, मतलब जो भी क्वारीज जो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट के जो रिपोर्ट्स आएंगे उन पे जो क्वारीज हैं उनको उनका जवाब देना, ये जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर की जिम्मेदारी है। अगर हम जीबी गवर्नमेंट एक प्रोविंस है तो फिर ये बजट जो है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ फाइनेंशियल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये भी ना होगा ये जो है लवाजिमात है एक अच्छे पैकेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उस सूरत में जो भी बजट है हमारा जो है अकाउंट नंबर 4 में स्टेट बैंक का एक ब्रांच खुलना चाहिए गिलगित में, जिसमें अकाउंट नंबर 4 में फेडरेशन से हमें ट्रांसफर आ जाए। इसके बाद वहाँ का जो जीबी का फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट को तैयार करे स्टेक होल्डर की कंसल्टेशन से, और एज पर प्रोसीजर प्रोविंशियल असेंबली इसको पास कर लेता है। तो इस सूरत में प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर बेसिकली ना चीफ सेक्रेटरी जीबी को होना चाहिए, ना सेक्रेटरी काना का होना चाहिए। जो हमारे 10, 11, 12 जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो हर सेक्रेटरी अपने अपने डिपार्टमेंट के बजट का प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर है। उसने आगे डायरेक्टर जनरल से जो भी उसके अटैच डिपार्टमेंट है उनसे
उनसे इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है। और जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जब ये कोई क्वेरीज ऑडिट का रिपोर्ट आ जाए, बेसिकली ऑडिटर जनरल भी हमारा जीबी के अलग से नोटिफाइड है। जीबी का ऑडिटर जनरल जितने भी एक्सपेंडिचर्स को वो ऑडिट करेंगे, और उसको जो है, जो अगर ऑब्जर्वेशन है तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर उसको जवाब देगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स वगैरह देने होते हैं। तो ये बेसिकली ये आप जीबी गवर्नमेंट को बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप सारे पावर्स बेनिफिट्स कश्मीर अफेयर्स के, अब चूंकि मैं एक इस सर्विस में अंडर करंट्स को मैं अपने 30 साल के करियर में कश्मीर अफेयर्स और जीबी का मैं देख चुका हूँ। तो ये इस तरह मिन्नत तरले करके मेहरबानी करके अब होने वाली चीज नहीं है। इसको प्रॉपर लेवल पे, एक हायर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इसको रेज किया जाना चाहिए। हमारी सपोर्ट में फाइनेंशियल और लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की सपोर्ट होनी चाहिए, ताकि वहाँ जो भी ऑब्जर्वेशन वहाँ रेज करे उनको जवाब दिया जाए। और जो डेलीगेशन जो हमारी जो जीबी की एम्पावरमेंट में ये फाइनेंशियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लेजिस्लेशन के पास बहुत सारे टीचिंग इश्यूज हैं, इनको अब एड्रेस करने का टाइम है। ये हर एक दूसरे से लिंक है। अगर ये इश्यूज भी एड्रेस होंगे तब जाके ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर का इशू एड्रेस होगा। अदरवाइज अगर हम कश्मीर अफेयर्स के डिमांड हेड में पैसा लगते हैं, पैसा लेते रहेंगे, तो सेक्रेटरी खाना तो यही कहेगा यार आगे जो है मैंने भुगतना है, तो आप मुझसे पूछ के करें। तो उसको पूछने के लिए साफ जाहिर है सेक्रेटरी साहब तो खुद तो हर चीज पे तो नहीं करेगा, फिर उसके नीचे जो सारे हायरार्की जो है पार्ट ऑफ सेक्रेटरी बन जाता है, और वो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो जीबी पहले फेस करता रहा है। तो ये जो है, ये अगर हमारी एक चीज अब्बास साहब मैं कहूंगा, अगर जीबी गवर्नमेंट के, जीबी के पॉलिटिशियन, जीबी के प्रोफेशनल अलर्ट ना रहे तो ये पावर किसी न किसी नाम से डिलीट हो सकता है। आप किसी पावर को, एक गांव का नंबरदार भी पावर अपने हाथ में नहीं रख सकता जब तक वो मतलब जो है अंडर करंट्स को ना समझे। ये बिल्कुल जी जी, ये इसका मतलब ये कि अब मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ था कि एजेके के लिए फंड की जो रिलीजेस है इन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, और वो उस तरीके से कश्मीर अफेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान है। तो इसका मतलब है कि एजेके के लोगों ने, वहाँ के जिम्मेदारान ने इस हवाले से पहले से काम किया हुआ है। जो जीबी के जो जिम्मेदारान है, हमारे जो पॉलिटिशियन है, जो भी हुकूमत में आते हैं, उन्होंने उस तरीके से काम किया नहीं है, और अब भी जो है वो कश्मीर अफेयर्स के अंडर में है। बिल्कुल। देखें इवन एजेके का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो भी इतनी आइडियल नहीं है, वो भी 8 पार प्रोविंसेस नहीं है। इसके बावजूद उनका मैकेनिज्म बहुत कुछ उन्होंने पावर्स ले चुके हैं। मुझे याद पड़ता है मैं जब गिलगित में सर्व कर रहा था तो एक 5 लाख का, जब एक 5 लाख का एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है लेना बड़ा मुश्किल था। जीबी के सेटअप में बैठ के वहां का जो बराए नाम का जो सेक्रेटरी फाइनेंस था वो लेटर लिख के कश्मीरी अफेयर से या फाइनेंस डिवीजन से 5 लाख का जो है आप सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं ले सकते थे। और आई वाज सरप्राइज जब मैंने खुद जब फाइनेंस में जो डिप्टी सेक्रेटरी बाद में गिलगित से वापस आने के बाद का काम किया, तो जो सेक्रेटरी फाइनेंस एजेके 45 करोड़ का सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग रहा था। नीचे से फाइल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, ऊपर से उनके चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है सेक्रेटरी फाइनेंस से मिला और इंस्ट्रक्शन आ गई जो उनकी चीज तो कर देनी है। तो ये इश्यूज यही है। फर्क है, यही फर्क है। ये जो है ना, ये मतलब हमारे पार्टीज के पास भी फाइनेंशियल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एक टेक्निकल टीम होना चाहिए जो टेक्निकल इश्यूज का टेक्निकल उसके जो है रिस्पांस तैयार करे। और मतलब एक छोटे से एक ब्यूरोक्रेट के या किसी भी एक ऑब्जर्वेशन पे हमारा मुंह खुला ना रहे। जी बिल्कुल। अच्छा सर, तो ये जो पैकेज जो इन्होंने तैयार किया है, तो उसके लिए आप गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो मतलब मोटे मोटे उसमें अल्फाज में आप जो है वो क्या सजेस्ट करेंगे, जो जीबी की गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? 2-4 चीजें
इसकी मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन हो। 2 साल, क्योंकि वफाक के पास ये जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उनके पास सिर्फ 2 साल है। उस 2 साल में मैक्सिमम हम इस पैकेज से कितना फायदा ले सकते हैं? तो ये इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे एज एन देखिए, एक्सपर्ट? एक जीबी गवर्नमेंट को खुद अपने एनालिसिस करना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है। ये हमारे चीफ मिनिस्टर, उनकी टीम को ये करनी चाहिए। दूसरा जो है, जो कश्मीर अफेयर्स के साथ इश्यूज है उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उनको टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए। और ये पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए बड़ी सुखी की बात होगी कि ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन जीबी गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री कोई काम जो है इम्प्लीमेंट ना हो जाए। तो जहां तक जो है पावर्स की डिलीगेशन है, जो एक प्रोविंशियल जो सेटअप, जिस तरह जैसा कि हमें इम्प्रेशन दिया गया है कि हमें प्रोविजनल स्टेटस दे देंगे, प्रोविजनल स्टेटस दे दें या ना दे दें, जहां तक फंडिंग का जो फाइनेंशियल पावर के जो डिलीगेशन है वो आराम से किया जा सकता है। अगर आपको बजट की ट्रांसफर जो है आपका अपना अलग अकाउंट हो स्टेट बैंक के पास, तो आप ये इस इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा नाजुक इशू है। इसके अलावा डिलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स भी बड़ा इशू है। पहले जो जीबी का जो डिलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर जो है प्रोविंशियल सेटअप के मुताबिक था, 2000 में ये नोटिफाई हुआ था, और ये एजेके के फाइनेंशियल पावर के बड़ा उसके 8 पार था, उनका ही सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया था। अभी मुझे बाद में पता चला है कि ये हमारे डेलीगेशन ऑफ पावर को रिवाइज किया और उसको फेडरल मिनिस्ट्रीज डिवीजन के पेटेंट में किया है, जहां पावर को सेंट्रलाइज किया है सेक्रेटरीज के पास। ये भी मैं उसका बड़ा मुखालिफ हूँ, क्योंकि अगर आप जब तक आप जहां आपको मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स से शिकायत है कि पावर हमें डेलीगेट नहीं हो रहा है, आप फेडरल मिनिस्ट्री से आपको शिकायत है कि आपको पावर्स नहीं आ रहा है, आप क्यों हेजिटेट करते हैं आगे डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर डेलीगेट करने से? हर एक कंपिटेंट है काम को करने के लिए। बेसिक क्वालिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट में सर्व करता है, जो डिवीजन में सर्व करता है, या प्रोविंशियल लेवल पे हेडक्वार्टर पर काम कर रहा है, उनके एक्सपोजर लेवल बराबर है। तो हम हर कोई ये समझे कि दूसरा काम नहीं कर सकता, अगर पावर उनको दे दें तो ये बहुत बुरी बात है। एक डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर, एक कॉलेज का प्रिंसिपल, एक पीडब्ल्यूडी का जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक डायरेक्टर एजुकेशन के पास पावर्स होने चाहिए। वो हर चीज सेक्रेटरी से पूछ के नहीं कर सकते। ये इसका इम्पैक्ट, अगर ये डिलीगेशन ऑफ पावर्स पहले जो है फेडरेशन से जीबी गवर्नमेंट को होनी चाहिए, जीबी गवर्नमेंट से फिर लैंड डिपार्टमेंट्स को, लैंड डिपार्टमेंट के अंदर जो हायरार्की, उन सबको पावर्स डिलीगेट होनी चाहिए। उस सूरत में काम जो है क्विक इम्प्लीमेंटेशन होगा। नहीं तो आप एक चीज की सैंक्शन के लिए खपलू से चीज फाइल मूव होगा, स्कर्दो आएगा, स्कर्दो से गिलगित जाएगा, गिलगित से उनके सेक्रेटरी के पास महीना रहेगा, उसके बाद उनकी जीबी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा। आई हैव सीन दिस थिंग इन गिलगित। ये चीजें जो है ना फिर बड़ा बड़ा जो है, फिर जो है ना वो रेटिज्म और ये रेंटल जो माइंड सेट जो है, वो इन सारे चीजों का सबोताज करता है। जीबी गवर्नमेंट को बड़ा एक फाखदिल होना चाहिए, हौसलामंद होना चाहिए पावर को लेने के हवाले से, और फाखदिल होना चाहिए पावर के नीचे सेटअप में डेलीगेट करने के। सर, ये कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ट्रांसपेरेंसी के भी बड़े इश्यूज रहे हैं। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखें तो उसकी प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर नहीं किया जाता ना। कोई, जैसे मैंने जो सुना है कि रोड पॉलिसी नहीं है, एनर्जी पॉलिसी नहीं है, इसी तरीके से जो रिक्वायर्ड आपकी पॉलिसीज है वो नहीं है। तो उस वजह से, या ओवरऑल जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस की वजह से जो है वो प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मतलब वो उसमें करप्शन के बड़े मामलात है। तो इसका हल क्या है सर? करप्शन का जहां तक जीबी के हवाले से मैं ये कहूंगा, ये बड़ा एग्जीगरेटेड किस्म का स्टेटमेंट होता है कि करप्शन जीबी में उस तरह का नहीं है। मैं दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग कि जितना दूसरे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। और आई रिमेम्बर ये जब जनरल मशरफ साहब ने गिलगित जब विजिट किया था, ये इशू इस वक्त रेज हुआ था, और हमने उस वक्त जो है
उस वक्त की जो गवर्नमेंट को ये एक किस्म का मैसेज दिया था, अगर आप जो है करप्शन के बेस पे पकड़ दकड़ करेंगे, लोगों पे भेजा, उन पे केसेस बनाएंगे, तो जो काम जो चल रहा है वो भी नहीं चलेगा। तो जहां तक परमानेंट मॉनिटरिंग सिस्टम है, देखें अब्बास साहब, प्लानिंग डिपार्टमेंट में एक मॉनिटरिंग विंग काम करता है, जो दे आर सपोज टू प्रिपेयर ए मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो जो नॉर्दर्न एरिया के जो फोरम है, डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, नॉर्दर्न एरिया के असेंबली में भी वो अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट पेश करें। अगर नर्सतर का प्रोजेक्ट है, नर्सतर एक्सप्रेस वे है, या हैंजल का पावर प्रोजेक्ट है, तो असेंबली में इनकी प्रोग्रेस